तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टामिन के पार्ट 3 के बारे में, जहां पर अब हम लोग लगभग अपना हिस्टामिन ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है H1 एंटागोनिस्ट से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। क्यों H1 एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? H1 एंटागोनिस्ट का मतलब है ऐसे एगोनिस्ट या ऐसे एंटागोनिस्ट जो कहाँ पर बाइंड होंगे, H1 रिसेप्टर पर। तो ये करेंगे क्या? ये वर्क करेंगे एगोनिस्ट के अगेंस्ट में या एंटी में करेंगे एगोनिस्ट के वर्क। तो ये कैसे हो जाएंगे? एंटागोनिस्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि आर दोज एजेंट्स हु वर्क्स अगेंस्ट द एगोनिस्ट, मतलब ऐसे एजेंट जो एगोनिस्ट के अगेंस्ट वर्क करते हैं वो एंटागोनिस्ट हो जाते हैं। मतलब ये करेंगे क्या? ये करेंगे जैसे कोई एगोनिस्ट है, वो रिसेप्टर पे क्या होना है? बाइंड होना है। तो उसको रिसेप्टर पे बाइंड ना होने दे करके क्या करेंगे? उसको रिप्लेस करेंगे और ख़ुद क्या करेंगे? रिसेप्टर पे जा कर के बाइंड हो जाएंगे। तो अगर वो H1 रिसेप्टर पर हिस्टामिन को बाइंड होने से रोक रहे हैं और या रिप्लेस करके खुद एडजस्ट हो जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं वो कंपाउंड कहलाएंगे H1 एंटागोनिस्ट या H1 एंटागोनिस्ट हम लोग उनको कहते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर देख रहे होगे कि जो ये हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से यहाँ समझाने के लिए लिया हुआ है। क्या लिया है कि अगर हम लोग देखें तो मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है? हिस्टामाइन। और इसी यही हिस्टामाइन जो एगोनिस्ट की तरीके यहाँ पर वर्क करेगा, वो रिसेप्टर पे जाएगा। अब रिसेप्टर चाहे H1 हो चाहे H2 हो, वहाँ पर बाइंड होगा। जब ये बाइंड होगा तो वहाँ पर क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आ जाएंगी, सोरियासिस आ जाएगी, प्यूराइटिस आ जाएगी, अर्टिकेरिया आ जाएगी, वाटरी आइज आ जाएंगी, ब्रोंकोस्पाज्म आ जाएगा, स्नीजिंग आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मतलब क्या है? एगोनिस्ट का काम है रिसेप्टर पर बाइंड होना। तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये लक्षण आ रहे हैं, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग और H1 एंटागोनिस्ट के बारे में समझना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया है एंटी हिस्टामाइन, जो कि कैसे होते हैं? एंटागोनिस्ट, मतलब जो वर्क करते हैं एंटी एगोनिस्ट, मतलब जो एगोनिस्ट यहाँ पर हम लोगों ने हिस्टामाइन को लिया है ना, तो अब उसके एंटी ये वर्क करेंगे। तो एंटी वर्क करेंगे तो क्या करेंगे? जो यहाँ पर ये हिस्टामिन इस रिसेप्टर पर बाउंड हो रहा था, जो इस प्रकार के जो सिम्टम्स आ रहे थे, उनको क्या करेगी? ये एंटी हिस्टामाइन अब जाएगा और यहाँ से इस रिसेप्टर से हिस्टामाइन को हटाएगा और ख़ुद क्या करेगा? ज्वाइन हो जाएगा इसके साथ और एक क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इसके बाद क्या होगा? रिलीव फ्रॉम डिसीज़, मतलब सारी डिसीज़ से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये बात है, जो H1 एंटागोनिस्ट हैं वो हम लोगों को क्या करेंगे? वो जाएंगे और वहाँ पर जो हिस्टामिन है रिसेप्टर पर अटैच है उसको क्या करेंगे? हटाएंगे और वहाँ पर अपना वर्क करेंगे और वहाँ पर हम लोगों को डिसीज़ से आराम देंगे। अगर हम लोग मैकेनिज़्म की बात करें तो देखो यहाँ पर मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखो वो जो हमने आपको समझाने के लिए बताया था वो भी मैकेनिज़्म थी, मगर आप लोग इसको जान लीजिए। एज वी नो दैट हिस्टामाइन इज बाइंड विद हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर, मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हिस्टामाइन है वो कहाँ पर बाउंड हो रहा है? वो हिस्टामिनिक रिसेप्टर पर, जैसे H1 H2 पर बाउंड हो रहा है। बट व्हेन वी गिव एंटी हिस्टामाइंस, मतलब जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पर एंटी हिस्टामाइंस दिया, देन दे बाइंड हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। तो जैसे एंटी हिस्टामाइन दी गई तो वहाँ पर वो तुरंत H1 H2 रिसेप्टर से जिस भी रिसेप्टर के लिए दी जाए, चाहे H1 एंटागोनिस्ट दी जाए चाहे H2 एंटागोनिस्ट दी जाए, तो वह उस रिसेप्टर के साथ जाकर के क्या हो जाएंगी? बाउंड हो जाएंगी एंड ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामाइन। और वहाँ पर हिस्टामाइन की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। वहाँ पर अब हिस्टामाइन बाइंड नहीं होने पाएगा। तो जब हिस्टामाइन H1 पर बाइंड नहीं होगा तो वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं आएंगी। और जब हिस्टामाइन H2 पर बाउंड नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ा हुआ है वो नहीं होने पाएगा। तो मतलब कुल मिला के होगा क्या कि हिस्टामाइन इज़ नलीफाइड विद एंटागोनिस्ट। तो हिस्टामाइन जो है वो उसका जो एक्शन है वो नलीफाइड हो जाएगा अपने किसके साथ? एंटागोनिस्ट के साथ। तो वही एंटागोनिस्ट क्या है? वही एंटागोनिस्ट है H1 एंटागोनिस्ट। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिलीफ फ्रॉम अर्टिकेरिया, राइनाइटिस एंड सोरियासिस एंड इचिंग, मतलब खुजली या चकत्ते या लालपन, लाल धब्बे, थोड़े से हल्के फुल्के दाने, या जो आँख से आंसू बह रहे थे, उन सारी चीज़ों को क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो अब हम लोग आते हैं बिना देरी किए हुए H2 एंटागोनिस्ट क्या है? तो H2 एंटागोनिस्ट वो एजेंट होते हैं जो क्या होता है, जहाँ पर जब हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पर बाउंड होता है तो हो क्या जाता है? वहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो जब हम लोग वहाँ पर H2 एंटागोनिस्ट देंगे या एंटी हिस्टामाइंस देंगे, जैसे कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे कि सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और फैमोटिडिन, इस प्रकार की ड्रग देंगे,
तो वहाँ पर वो जाएंगी और बाउंड होंगी, और बाउंड होने के बाद क्या करेंगी, जो हिस्टामाइन का जो एक्शन था उसको क्या करेंगे, नलीफाई करेंगी और हिस्टामाइन को रिप्लेस करेंगे H2 रिसेप्टर से, और खुद जा करके बाइंड हो जाएंगी। और उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है रुक जाएगा। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें H2 रिसेप्टर की, तो यहाँ पर बताया गया कि H2 रिसेप्टर प्रोड्यूसेस CAMP मतलब साइक्लिक AMP इंडिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। मतलब क्या होता है, H2 रिसेप्टर पर जैसे ही हिस्टामिन बाइंड होता है तो वहाँ पर साइक्लिक AMP डिपेंडेंट एक प्रोटीन काइनेज क्या होता है, वो रिलीज होता है, और जिसके कारण क्या होता है, कुछ इस प्रकार के रिस्पॉन्स आते हैं जिस पर क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है। मगर जैसे ही हम लोग यहाँ पर H2 एंटागोनिस्ट दे रहे हैं तो वो कैसे हो जा रहे हैं, रिवर्सिबली बाउंड हो जा रहे हैं H2 रिसेप्टर से, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो वो ख़त्म हो जा रहा है। तो अब बिना देरी के हुए आते हैं सार पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो सार आप H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। हम लोगों ने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में वहाँ पर बात की गई है। तो अगर हम लोग अब बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसमें क्या है, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 4 चीज़ों को क्या किया है, लिया हुआ है। अगर मेनली देखें तो ये 3 नंबर और 4 नंबर तो रिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर एंटी हिस्टामाइन ड्रग है तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें पक्का ही पक्का आने वाली हैं। बाकी अगर सार की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी है उसकी बात करें, तो जो उनमें रिलेशनशिप है उनमें ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 एरिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जहाँ पर जो पहला वाला एरिल है वो AR1 मतलब एरिल 1 है। एरिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर या तो बेंजीन जुड़ेगी या कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जुड़ेगा, जो कैसा होगा, बेंजीन की तरीके कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहा होगा, या बेंजीन की तरीके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, या कुछ भी जो अभी हम लोग जानने वाले हैं। उसके बाद जो एरिल ग्रुप हैं वो किससे जुड़े होंगे, हैलोजन ग्रुप से, एक्स से, सॉरी हैलोजन नहीं, यहाँ पर वो एक्स कंपाउंड, वो एक्स कोई एलिमेंट है उससे जुड़े हुए हैं। जहाँ पर एक्स क्या है, जहाँ पर एक्स है ऑक्सीजन है या कार्बन है या नाइट्रोजन है, उसके बारे में है। फिर उसके बाद एक एथिलीन ब्रिज दिया गया है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एथिलीन ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है 3री पोजीशन पर, और 4थी पोजीशन पर यहाँ पर एमीन ग्रुप अटैच किया गया है। उस एमीन ग्रुप से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो एंटी हिस्टामाइन है, जो H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामाइन है, उनका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर X जो है वो ऑक्सीजन है या कार्बन है या नाइट्रोजन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोग वहाँ पर लेंगे। जो C सिंगल बॉन्ड C है वो इसको हम लोगों ने यहाँ पर एथिलीन ब्रिज बताया है, और जो नाइट्रोजन है वहाँ पर उसको इन्होंने एमीन ग्रुप क्या किया है, कंसीडर किया है। तो जो यहाँ पर पहला एरिल ग्रुप आ रहा है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो देखो एरिल ग्रुप कहाँ पर है, देखो गाइस एरिल ग्रुप यहाँ पर पहली पोजीशन पे AR1 और दूसरी पोजीशन पर एरिल ग्रुप है कि नहीं है। तो इस एरिल ग्रुप की पहला है ना ये, तो इस पहली चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो एरिल ग्रुप क्या होते हैं, तो डाई एरिल सब्स्टिट्यूशन इज़ एसेंशियल। मतलब जो ये अपना ये जो स्ट्रक्चर है डाइफेनाइड्रेमिन का या एंटी हिस्टामाइन का, इसमें जो ये डाई एरिल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जहाँ पर 2 एरिल ग्रुप का क्या सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, 2 एरिल ग्रुप होने ही चाहिए कम से कम फॉर सिग्निफिकेंट H1 रिसेप्टर एफिनिटी। मतलब अगर वो H1 रिसेप्टर एफिनिटी को शो करवाना है तो वहाँ पर 2 एरिल ग्रुप होने चाहिए। अब एरिल ग्रुप क्या हो जाता है, एरिल ग्रुप H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट दोनों पे क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, हम लोगों को मिलते हैं। अगर एरिल की बात करें तो जहाँ पर AR की बात की है हम लोगों ने, वहाँ पर एरिल में हो जाएगा फेनिल ग्रुप कोई ले सकते हैं, या कोई सब्स्टिट्यूटेड फेनिल, जैसे हम लोग टॉलुइन ले सकते हैं, या क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, या ब्रोमोबेंजीन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ले सकते हैं। या हम लोग बात करें जहाँ पर AR1 की बात कही हम लोगों ने, तो ये देखो AR1 यहाँ पर लिखा है ना, AR1 और AR, तो AR की जगह फेनिल या सब्स्टिट्यूटेड फेनिल, और AR1 की जगह हम लोग लेंगे एरिल और मिथाइल एरिल ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम लोग नेचर ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स का नेचर कैसा होगा, अगर एक्स में हम लोग एक्स की जगह क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक्स दिया गया है दोस्तों, ये जो आप लोग एक्स देख रहे होगा, अब हम लोग सेकंड पॉइंट है ना, तो सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये जो एक्स है वहाँ पर एक्स की जगह ऑक्सीजन ले सकते हैं, या एक्स की जगह नाइट्रोजन या कार्बन, इन तीनों में से एक ले लेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ लेंगे तो जो चीज़ें हैं
वो क्या करेंगी, डिस्टर्ब नहीं करेंगी। मगर अगर इनके अलावा कोई चीज़ ली जाएगी तो वो जो रिएक्टिविटी है जो एंटीहिस्टामाइन की, जो H1 रिसेप्टर से उनका जो एक्शन आना था वो नहीं आने पाएगा। तो इसलिए अगर हम लोग ऑक्सीजन लेंगे तो वो जो एंटीहिस्टामाइन है वो एमिनो एल्किल ईथर एनालॉग कहलाएंगे। इनका केमिकल क्लासिफिकेशन में इस तरीके आ जाएंगे। अगर नाइट्रोजन ले रहे हैं तो वो एथिलीन डाई एमीन डेरिवेटिव आ जाएगा, और अगर कार्बन ले रहे हैं तो वो मोनो एमिनो प्रोपिल एनालॉग आ जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जानने वाली चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहला स्ट्रक्चर जो लिया है एमिनो एल्किल ईथर का लिया है, एमिनो एल्किल एनालॉग का। मतलब जो नेचर ऑफ एक्स है वहाँ पर हम लोगों ने एक बार ऑक्सीजन लेकर एक्स की जगह रखा है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम लोग एमिनो एल्किल ईथर एनालॉग कह रहे हैं। देखो ईथर क्यों? एमिनो मतलब देखो एक एन ग्रुप है, एल्किल मतलब देखो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ईथर मतलब ये ROR, ये भी तो आर है ना, एल्किल ग्रुप है, और ये भी सारे एरिल ग्रुप है, तो ROR यहाँ पर क्या होगा, एमिनो एल्किल ईथर एनालॉग हो गया। ठीक। अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर रिंग में नाइट्रोजन ले रहे हैं एक्स की जगह, तो वहाँ पर देखो क्या आ गया, एथिलीन डाई एमीन डेरिवेटिव। एथिलीन मतलब ये C सिंगल बॉन्ड C एथिलीन हो जाएगा ये, डाई मतलब 2 और एमीन का मतलब N, तो डाई एमीन, और ये डाई एमीन डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार से हो जाने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मोनो अमीनो प्रोपिल एनालॉग की, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर X की जगह C रखा है तो देखो 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। मोनो मतलब एक, तो एक यहाँ पर N है तो यानी मोनो अमीनो प्रोपिल एनालॉग हो गया। तो इस प्रकार से कुछ जो X आएगा तो वही क्या करेगा, वो केमिकल क्लासिफिकेशन करेगा H1 एंटीहिस्टामाइंस का। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि H1 एंटीहिस्टामाइन का अगर हम लोगों ने जो अभी पिछले बार देखा था तो जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। मगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ज़रूरत है केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ये था। अब देखो यहाँ पर जो बात आई है वो बात आई है एल्किल चैन की। तो एल्किल चैन यहाँ पर जो ली गई है, मतलब जो एथिलीन ब्रिज है वहाँ पर इस एथिलीन ब्रिज की बात की गई है। तो अभी इस एथिलीन ब्रिज का क्या रोल है, जो इस प्रकार की रिएक्शन हो रही हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि ब्रांचिंग ऑफ दिस कार्बन चेन लीड्स टू डिक्रीज इन एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी। मतलब अगर जो यहाँ पर ये दोनों कार्बन है, अगर इन कार्बन की जगह कहीं पर भी हम लोग यहाँ पर मान लो यहाँ पर ब्रांचिंग करें या यहाँ पर ब्रांचिंग करें, तो जो एक्टिविटी है एंटीहिस्टामाइंस की H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाने वाली है। ठीक है। मगर वो किस केस में नहीं होगी, वो केवल प्रोमेथाजीन एक ऐसा केस आएगा जहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा। यानी प्रोमेथाजीन जो क्या है एंटीहिस्टामाइन है, H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामाइन, वो क्या होगी, वो नॉन ब्रांच होगी और उस पर एक्सेप्शन आ जाएगा। उसमें जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग करेंगे हम लोग उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर जो दूसरे एंटीहिस्टामाइन है वहाँ पर अगर हम लोग एथिलीन ब्रिज पर ब्रांचिंग करेंगे तो वो चीज़ें क्या हैं, वो रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिलेंगे, वो डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी जो एक्टिविटी है। फिर अगर उसके बाद बात की गई कि इफ़ द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द टर्मिनल नाइट्रोजन एटम इज ब्रांच, अगर जैसे मान लो ये नाइट्रोजन एटम है, इसके बाद ये जो कार्बन एटम है इस पर अगर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, तो इस ब्रांच द पॉसिबिलिटी ऑफ एसिमेट्री एक्सिस्ट, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर एक एसिमेट्री की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्सिस्ट हो जाएगी। तो कुल मिला के ये करना है कि हम लोगों को यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं करना है। अगर हम लोग ब्रांचिंग करेंगे एथिलीन ब्रिज पर तो क्या होगा, अपनी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर बात की गई है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि ये प्रोमेथाजीन का एग्जांपल है। देखो यहाँ पर ये CH ग्रुप है ना, और ये देखो ये एमीन ग्रुप है, एथिलीन ब्रिज एमीन ग्रुप। इस एथिलीन ब्रिज पे ये जो कार्बन है इसके जस्ट बगल में क्या किया गया है, हम लोगों ने तुरंत क्या किया, ब्रांचिंग कर दी है, यानी CH3 ग्रुप लगा दिया है, यहाँ CH3 यहाँ CH3। तो देखो ये प्रोमेथाजीन है, इसलिए इसका जो ये एक्सेप्शन था, इसलिए इसका जो एक्शन है वो अच्छा मिलेगा। मगर इसके अलावा जो भी सारे एग्जाम्पल उनमें क्या हो जाएगा, अगर एथिलीन ब्रिज में हम लोग क्या करेंगे, ब्रांचिंग करेंगे, तो वो जो एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर उसके बाद जो लास्ट में बात की गई है कि टर्मिनल नाइट्रोजन एटम पे क्या आने वाले हैं इफेक्ट, जो NRR है, मतलब जो एमिनो ग्रुप से जो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो अगर वहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या चीज़ें आएंगी। तो जहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि टर्मिनल नाइट्रोजन में बी पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अगर जो टर्मिनल नाइट्रोजन है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है
तो वो क्या करेगा, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि जो एमीन ग्रुप है उसमें जो टर्सरी एमीन ग्रुप है वो तो बहुत ही इसेंशियल है, मतलब ये तो होना ही होना चाहिए अगर एक ड्यूटी है, और अगर नहीं हो रहा है तो मामला गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। तो आप लोग देखो यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर प्रिपेयरिंग स्टेबल सॉलिड डोजेस फॉर्म थ्रू साल्ट फॉर्मेशन द एमिनो मोइटी इज इम्पॉर्टेंट। तो जो देखो एंटी हिस्टामाइन की जो ज़्यादातर क्या होती हैं टैबलेट आती हैं, चाहे आप सिट्रीजिन ले लो, चाहे आप लिवोसिट्रीजिन ले लो, चाहे डाइफेनाइड्रामिन ले लो, चाहे सेफ्रेन टोटल ले लो, चाहे चेस्टान कोल्ड ले लो, जो भी आप कोल्ड की दवा खाते हो वो टैबलेट फॉर्म में आती है ना। तो उन जो एंटी हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर एंटी हिस्टामाइन हैं उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको हम लोगों को टैबलेट फॉर्म में लेना है तो वहाँ पर एमिनो ग्रुप की प्रेजेंस होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, क्लोरसाइक्लिजिन का एग्जाम्पल लिया है कुछ इस प्रकार से आपको समझाने के लिए। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पर हम लोग सारी सिंथेसिस और सारे स्ट्रक्चर जो कुछ छूट जा रहे हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर मैं कंप्लीट करूँगा, कुछ छूट जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग वहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से कि ये क्लोरसाइक्लिजिन है, मतलब अगर हम लोग इस यहाँ पर ये जो क्लोरीन ग्रुप है इसको अगर छुपा लें तो ये पूरा साइक्लिजिन का स्ट्रक्चर है, और अगर इसको हटा दें तो ये क्लोरसाइक्लिजिन का यहाँ पर स्ट्रक्चर आ जा रहा है दोस्तों। उसके बाद अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो पहले बात की थी कि जो ये स्ट्रक्चर है अपना, दो एरिल ग्रुप जुड़े थे वहाँ पर, एक CH ग्रुप जुड़ा हुआ था और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ CH2 CH2N CH3 CH3, ये डाइफेनहाइड्रामिन का स्ट्रक्चर आ जा रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ClBr ग्रुप ऑन एरिल रिंग इंक्रीज द एक्टिविटी। मतलब जो ये एरिल ग्रुप है अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी अटैच करेंगे या एल्कोक्सी ग्रुप को ऐड करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो रिंग की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो हम लोगों को एक्शन मिलने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ के मिल जाने वाले हैं। तो एंटी हिस्टामाइंस एक्सिबिट एक रेंज ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जो एंटी हिस्टामाइंस हैं वो बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जो उनका इंट्रैक्शन होता है वो H1 रिसेप्टर के साथ तो होता ही होता है दोस्तों, उसके साथ में बहुत सारे रिसेप्टर हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग हिस्टामाइन के जो एक्शन है उसको नलीफाई कर देंगे तो वहाँ पर जो ल्यूकोट्राइन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वगैरह थे वो क्या हो जाएंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे। तो उसके साथ हम लोगों को बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इट्स फार्माकोर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ फार्माकोर, मतलब यहाँ पर जो इसका फार्माकोर है वो कई सारे जो मस्करेनिक एजेंट हैं उनके फार्माकोर को क्या करता है, मिलता जुलता हुआ है। तो जब मस्करेनिक एजेंट की तरीके ये मिलता जुलता हुआ है तो और एड्रेनर्जिक और सेरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर की तरीके मिलता जुलता है तो ये वहाँ पर भी क्या करेगा, कुछ मात्रा में बाइंड करेगा। भाई देखो आपने एक दवा ली, ठीक, आपके पास एक चाबी है, उस चाबी से 2-4 ताले और खुल जा रहे हैं, तो उन ताले का मतलब क्या है, उन तालों का मतलब सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर, मस्करानिक रिसेप्टर और एडिनर्जिक रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स पे भी क्या होगा, H1 एंटागोनिस्ट या H1 एंटी हिस्टामाइन रिलेटेड जो ड्रग हैं वो अटैच होंगे, और वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं अगर वहाँ पर वो चीज़ें जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो साइड इफ़ेक्ट देंगी, मतलब अपने हल्का सा जो साथ में साइड इफ़ेक्ट, मतलब साथ वाले इफ़ेक्ट। जो हम लोग मान लो दवा खा रहे हैं तो नींद आ रही, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, साइड इफ़ेक्ट है। कार्डियक एरिथमिया हो जा रहा है या ड्राई माउथ हो जा रहा है, मतलब मुँह सूखने लग रहा है, तो ये भी क्या है, ये साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट क्या हो जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यानी हम लोग सारे यहाँ पर जान चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को लेनी थी। अगर अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वहाँ पर हम लोग H2 एंटागोनिस्ट और वहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और वहाँ पर मास सेल स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो पर जो 5th वीडियो बनेगा वहाँ पर हम लोग जितनी भी अपनी आ रही हैं जो सिंथेसिस हैं उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस उनके बारे में वहाँ पर हम लोग बात करेंगे समझा के, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जो पहला ग्रुप है जो हम लोगों ने वहाँ पर किया नहीं था कि जो X ग्रुप था वहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कौन आ रहा था, कार्बन आ रहा था। तो उससे क्या होता, केमिकल क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग वहाँ शुरू हो गई थी। तो ये देखो हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया एथिलीन डाइएमिन डेरिवेटिव का। तो जो एथिलीन डाइएमिन डेरिवेटिव का चित्र है उसका जो एग्जांपल है वो ट्राइपेलेनामाइन, ये इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक बेंजीन ली है, एक बेंजीन रिंग ये ली है। ये जो बेंजीन है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच हुआ है और यहाँ पर ये CH2 जुड़ा हुआ है इसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने वहाँ पर क्या पढ़ा था, बेंजीन ले लें इस नीचे वाले AR पे या बेंजीन रिलेटेड कोई ग्रुप ले लें,
तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कर लिया है। और यहाँ पर क्या था, कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले लें या क्या ले लें हम लोग, उसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक के अलावा हम लोग वहाँ पर ले सकते हैं फेनिल ग्रुप ले सकते थे। तो देखो हम लोगों ने इन दोनों को यहाँ पर अटैच किया, नाइट्रोजन यहाँ पर एक्स की जगह नाइट्रोजन ले लिया है। आप लोगों को देखो 1 मिनट में दिखा ही देता हूँ लगे यहाँ कि यहाँ पर जो एरिल ग्रुप था, ये वाला एरिल ग्रुप है ना, ये वाला एरिल ग्रुप और ये वाला एरिल ग्रुप, तो 2 एरिल ग्रुप पे यहाँ पर हम लोगों ने 2 एरिल ग्रुप जोड़े हैं। अब देखो ये एक्स था, तो एक्स की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते थे, एक्स की जगह हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन रख सकते थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या रख दिया है, नाइट्रोजन रख दिया है। फिर पूरी वही एथिलीन ब्रिज आ गया, फिर एमिनो ग्रुप आ गया और 2 एल्किल ग्रुप आ गए। तो ये कुल मिला के इस प्रकार का एग्जाम्पल होने वाला है। फिर अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जो एमिनो एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, तो एमिनो एल्किल ग्रुप का मतलब क्या है, एक एमीन होगा और वहाँ पर एल्किल ग्रुप आ जाएगा। और एमिनो एल्किल ईथर्स, तो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, एमिनो एल्किल ईथर, मतलब यहाँ पर एमिनो भी ग्रुप होगा, देखो ये एमिनो ग्रुप है, एल्किल ग्रुप भी होंगे, देखो एल्किल ग्रुप है, ईथर्स भी होंगे, ROR है तो ईथर्स भी हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है डाइफेनाइड्रामीन का, हम लोगों ने यहाँ पर एमिनो एल्किल ईथर के हिसाब से लिया था। देखो मैं आपको यहाँ पर 5 क्लासिफिकेशन केमिकल के बताने वाला हूँ। आपको हर एक क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल नोट कर लेना है, उसको याद रखना है, पेपर में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो ये डाइफेनाइड्रामीन है, तो डाइफेन का मतलब डाई मतलब 2 और फेन का मतलब फेनिल ग्रुप, तो डाइफेन 2, देखो 2 फेनिल ग्रुप हम लोगों को जोड़ा है। ये कार्बन है, इससे क्या हुआ है, ये H जुड़ा हुआ है, चलो ठीक है हटाओ। फिर क्या है, ईथर है, तो ये मान लो R हो गया, तो ये O फिर R हो गया, तो ये ईथर हो गया। तो यानी 2 फेनिल भी हो गए और भैया ईथर भी हो गया अपना। अब एल्किल ग्रुप कहाँ है, ये देखो एल्किल ग्रुप आ गए। और एमिनो ग्रुप कहाँ है, ये देखो एमिनो आ गया। मतलब कितना ईजी हो जाता है अगर हम लोग दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ें। तो डाइफेनाइड्रामीन का मतलब डाई फेनिल और यहाँ पर CH और ईथर है, ये इस फैमिली का है तो ईथर भी होगा, एल्किल भी जुड़ा होगा और एमिनो भी जुड़ा होगा। तो कुछ इस प्रकार से आएंगे। अब देखो अब ये डाइफेनाइड्रामीन का आपको स्ट्रक्चर याद हो गया होगा आई होप। तो जब आपको ये स्ट्रक्चर याद हो गया है तो अगर हम लोग यहीं पर स्ट्रक्चर करें ब्रोमो डाइफेनाइड्रामीन का, तो जब ये डाइफेनाइड्रामीन आ गया है तो अगर हम लोग ब्रोमो करें तो भैया क्या करो, यहीं पर एक Br जोड़ दो या इस पे एक Br जोड़ दो, किसी पे जोड़ दो तो ब्रोमो डाइफेनाइड्रामीन आ जाएगा। देखो आप लोग देख सकते हो, यही देखो सेम स्ट्रक्चर है, ये डाइफेनाइड्रामीन का है, ये ब्रोमो डाइफेनाइड्रामीन का है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है। क्या है, केवल Br यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दिया गया है, तो ये हो गया ब्रोमो डाइफेनाइड्रामीन। तो देखो हम लोगों ने 2 तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। पहला है एथिलीन डाइमीन डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, एमिनो एल्किल, दूसरा है एमिनो एल्किल डेरिवेटिव्स वो भी पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा क्या है, साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग और पाइपराइजिन डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या है, एजीन ग्रुप आने वाला है, मतलब साइक्लिजिन, मैक्लेजिन, कुछ इस प्रकार के कंपाउंड यहाँ पर आने वाले हैं, और क्लोरसाइक्लिजिन, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, जहाँ पर R1 होता है, R2 होता है, इस प्रकार से। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर बेसिक इस प्रकार से यहाँ पर होता है। देखो एक बेंजीन रिंग किससे जुड़ी है, कार्बन से, और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, और इधर ये नाइट्रोजन से, और कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर R1 है और R2 है, तो जब R1 की जगह हम लोग यहाँ पर H कर देंगे और R2 की जगह हम लोग यहाँ पर CH3 कर देंगे, तो वहाँ पर क्या नाम आ जाएगा, इसका साइक्लिजिन आ जाएगा। तो देखो आप लोग देख सकते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर था। ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसके डेरिवेटिव हैं, ये पाइपराजिन डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर जीन आएगा, ये ठीक है, तो जाइन आएगा, जाइन, तो यहाँ पर देखो साइक्लिजिन इसका नाम आ जा रहा है। तो साइक्लिजिन का स्ट्रक्चर आप लोग कुछ इस प्रकार देख पा रहे होंगे। अगर हम लोग क्लोरसाइक्लिजिन की बात करें तो साइक्लिजिन का स्ट्रक्चर ही रहेगा, मगर जहाँ पर हम लोगों ने H किया है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, Cl का को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर क्या है, Cl है, क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरसाइक्लिजिन इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है, आपको केवल एक चीज़ याद करनी है, उसके बाद दूसरी चीज़ें बनाते हुए चले जाना है। अब इसी तीसरे जो क्लासिफिकेशन है उस पर बात करें तो अगला जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो आ जा रहा है मैक्लीजिन का। तो मैक्लीजिन का देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, मी मतलब मिथाइल और Cl मतलब जो ग्रुप है यहाँ पर ये मतलब क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एजाइन मतलब पाइपराइजिन रिंग टाइप का है। तो ये देखो ये पाइपराइजिन रिंग जो होती है वो क्या होती है, वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पर Cl है तो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, और मेथिल ग्रुप है तो मेथिल ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा, मेथिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के साथ में। तो यानी मेथिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के साथ में यहाँ पर R2 है। तो जो ये है R1 और ये है R2, तो R1 पे कौन जुड़ा, Cl, और R2 पे कौन जुड़ा, ये देखो ये नाइट्रोजन था ना, इस CH2 के साथ ये देखो ये बेंजीन, और बेंजीन के साथ ये टॉल्यूइन, तो ये पूरी टॉल्यूइन जुड़ी है ना, टॉल्यूइन किसके साथ, इस CH2 के साथ, तो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो गया, मैक्लीजिन का स्ट्रक्चर हो जा रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद जो तीसरा के बाद जो चौथा आ रहा है वो है मोनो एमिनो प्रोपिल एनालॉग। मतलब जहाँ पर हम लोगों ने एक्स की जगह क्या रखा है, कार्बन रखा है, तो वहाँ पर अब प्रोपिल रिंग आ रही। देखो वहाँ पर, अब देखो यहाँ पर भाई एक्स था, इसी एक्स थे तो AR1A और AR अटैच था, ठीक है। अब इसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, कार्बन लिख दिया। तो अब देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रोपिल। और मोनो मतलब 1 और एमिनो मतलब एमीन, तो मोनो एमीन मतलब एक एमीन, और प्रोपिल मतलब प्रोपिल, और एनालॉग मतलब एनालॉग है। मतलब ये मोनो एमिनो प्रोपिल एनालॉग है। मतलब जहाँ पर एक एमिनो यानी एक एमीन ग्रुप, एक प्रोपिल ग्रुप और उसका एनालॉग होगा। तो अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की, तो अगर हम लोग यहाँ पर, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो यार फेनिरामाइन क्लोरफेनिरामाइन की, तो अब हम लोग यहाँ पर सैचुरेटेड एनालॉग्स की बात कर रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर फेनिरामाइन इसका एग्जांपल लिया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो अपना ये हम लोग पढ़ रहे हैं मोनो एमिनो प्रोपिल एनालॉग की, तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बेंजीन ले लिया है और यहाँ पर भी बेंजीन डेरिवेटिव ले लिया है एक, और ये पूरी रिंग इसी प्रकार रहने वाली है। तो जो स्ट्रक्चर आने वाला है वो आने वाला है फेनिरामाइन का। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो फेनिरामाइन दिया गया है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और ये नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोसाइक्लिक रिंग बन रही है। फिर CH और ये पूरी प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर एक एमिनो है, तो यानी मोनो एमिनो प्रोपिल और ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम जो है फेनिरामाइन आ जा रहा है। तो अब अगर आपको फेनिरामाइन का स्ट्रक्चर याद हो जा रहा है, तो याद नहीं हो रहा है तो भैया मजबूरी है, याद करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप लिख लिख के याद करें। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर से आपको 2-3 स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूँ। तो अब ये फेनिरामाइन का अगर स्ट्रक्चर आपको याद आ गया है, तो अगर हम लोग इसको क्लोरफेनिरामाइन बना दें, तो आप इसको यहाँ पर एक Cl जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरफेनिरामाइन बन जाएगा। तो देखो फेनिरामाइन के बाद हम लोग जो नीचे पढ़ने वाले हैं वो आ रहा है क्लोरफेनिरामाइन। तो देखो यहाँ पर बेंजीन के साथ क्लोरीन ग्रुप का एडिशन कर दिया गया है, तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्लोरफेनिरामाइन बन रहा है, और 1 2 3 ये मतलब एक प्रोपिल ग्रुप है, एक एमीन ग्रुप है, तो मोनो एमिनो प्रोपिल, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफेनिरामाइन। अगर ब्रोमोफेनिरामाइन बनेगा तो क्या होगा, यही तीसरा स्ट्रक्चर है दोस्तों। ब्रोमोफेनिरामाइन में आपको इस बेंजीन पर जहाँ पर Cl जोड़ा था वहाँ पर क्या करेंगे, Br जोड़ देंगे, और ब्रोमोफेनिरामाइन का स्ट्रक्चर आ जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो पांचवा टाइप है वो क्या है, तो वो है ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम और फेनोथायाजीन डेरिवेटिव्स। मतलब अब जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, फेनोथायाजीन डेरिवेटिव टाइप का स्ट्रक्चर आने वाला है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ट्राईसाइक्लिक मतलब 3 साइकिल है, तो 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, और ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेनोथायाजीन डेरिवेटिव। तो देखो अब ये 2 बेंजीन जुड़ी हुई हैं, और उन बेंजीन के बीच में देखो फेनोथायाजीन स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। अब इन बेंजीनों को रखो और इनके बीच में एक S और एक N को, यानी एक सल्फर एटम और एक नाइट्रोजन एटम रख दो, दोनों को सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच करा दो, और इससे क्या जोड़ दो, R। तो ये क्या है, ये फेनोथायाजीन जो डेरिवेटिव है उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस R की जगह हम लोग कुछ चीज़ें रखते जाएंगे और हम लोग क्या करते जाएंगे, नए नए कंपाउंड बनाते जाएंगे। जैसे हम लोगों को प्रोमेथाजीन बनाना है, तो हम लोग इस R की जगह क्या रखेंगे, CH2 C CH3 N CH3 CH3। मतलब अगर देखें तो एथिलीन ब्रिज ये रखा हुआ है, और ये नाइट्रोजन ग्रुप है यानी एमीन ग्रुप है, यानी ये एथिलीन ब्रिज हो गई, एथिलीन ब्रिज रहेगा, एमीन ग्रुप एमीन ब्रिज रहेगा, 2 R रहेंगे, 2 R हो गए। तो यही तो था डाइफेनाइट्रामीन का स्ट्रक्चर भैया। उसके बाद क्या था, उसके बाद यहाँ पर देखो ब्रांच की गई है, क्योंकि ये एक्सेप्शन था, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो डाउन नहीं होगी, वो और ही अच्छी हो जाएगी। तो प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड है, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा, और हाइड्रोक्लोराइड को हम लोगों ने यहाँ पर बताया, तो HCl हम लोगों ने यहाँ पर अलग से ले लिया है। अगर कोई न्यू एजेंट की बात करें, जो न्यूअर एजेंट है एंटीहिस्टामाइन में, तो वो है कीटोटिफेन और क्लोरोकेटोटिफेन। तो कीटोटिफेन का फार्मूला जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से तो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग नॉन सेडेटिव की बात करें, जो H1 एंटीहिस्टामाइन एजेंट थे, जो क्या थे, सेकेंड जनरेशन के थे, जो सेडेशन कॉज नहीं कर रहे थे, उनमें हम लोगों ने केवल एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, जिसका नाम है सिट्रिजिन। तो सिट्रिजिन में आप लोग देख सकते हैं 2 बेंजीन रिंग ली गई हैं, एक बेंजीन रिंग पे Cl यानी क्लोरीन एटम जोड़ा गया है, और वो कार्बन से जुड़ी हुई है, कार्बन के साथ ये N जो रिंग जुड़ी हुई है वो इस तरीके से रिंग जुड़ी हुई है, और उसके बाद CH2 CH2O CH2 COOH, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ रहे हैं। अगर आप लोग बात करें, लास्ट स्ट्रक्चर जो आ रहा है वो आ रहा है मास सेल स्टेबलाइजर्स का, मतलब जो इनहिबिशन ऑफ हिस्टामाइन रिलीज। मतलब ये क्या कर देते हैं, ये टोटली जो
मतलब रिलीज़ हो रहा है हिस्टामाइन का, ये मास्ट सेल से ही बंद कर देंगे। मतलब भैया मास्ट सेल ही रैप्चर नहीं होगी, मास्ट सेल से जो हिस्टामाइन और हेपेरिन का जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो जब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हिस्टामाइन रिलीज़ नहीं होगा, और जब हिस्टामाइन रिलीज़ नहीं होगा तो सीधी सी बात जानते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी आपको। तो देखो इसका इतना स्ट्रक्चर याद करना है, ये आधा स्ट्रक्चर है, ये आधा स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर बाद में पलटा के इधर रख दिया गया है, बीच में CHOH है यहाँ पर। तो देखो हम लोग इसको बना दे रहे हैं इस प्रकार से। CHOH आपको याद करना है, CH2 इधर, CH2 इधर, O इधर, O इधर, बेंजीन इधर, बेंजीन इधर, फिर ये इधर, फिर COO इधर, COO इधर। तो इस प्रकार से मास्ट सेल स्टेबलाइजर हो गया है। तो आई होप आपको ये सारे जो हम लोग मेडिसिन केमिस्ट्री सेकंड में जो ये पढ़ रहे हैं कंपाउंड, उनका स्ट्रक्चर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, हम जानते हैं बहुत ही दिक्कत होती है। मगर जब पेपर में पूछ लिया जाता है कि आप लोग डिफ़ाइन करिए व्हाट इज़ एंटीहिस्टामाइन ड्रग, और वहाँ पर गिव केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन ड्रग एंड गिव सम केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर में आ गया है तो आपकी बैंड बज जाने वाली है दोस्तों। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखो मैंने आपको यहाँ 6 चीज़ें बताई हैं, 6 चीज़ें में केवल पूरे चैप्टर में भाई मैंने आपको 6 चीज़ें बताई हैं। अब अगर वो 6 चीज़ें आप याद कर ले पा रहे हो ना, तो आपको समझ लीजिए मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो एंटीहिस्टामाइन है वो पूरी आ जाने वाली है। तो मैं खुद आपके लिए इतने सरल वीडियो बना रहा हूँ, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या ही बोला जा सकता है। और हाँ, याद करने का स्ट्रक्चर को जो याद करने का तरीका है, जो सब लोग कहते हैं देखो मेडिसिनल रटनी पड़ती है, तो मैं नहीं कहता हूँ मेडिसिनल रटनी पड़ती है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो रटने पड़ते हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा उस पे हम लोग पढ़ेंगे जो सिंथेसिस है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उनकी। उसके बाद हम लोग वहाँ पर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ पर जो कुछ कंपाउंड हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट करना है, और बहुत ही ज़्यादा प्यार देना है, क्योंकि अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो बनते हुए चले जा रहे हैं लगातार, मगर आपका सपोर्ट अभी आ नहीं पा रहा उतना अच्छा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।